वेलकम। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। अरोमेटिसिटी देखा था हमने, क्या होता है हमने पढ़ा था। हर स्ट्रक्चर अरोमेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। अरोमेटिसिटी के लिए 3 कंडीशंस हमने स्टडी की थी कि कंपाउंड को हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना। सेकेंडली कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए ताकि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो सके। जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही हक्कल रूल को ओबे करेगा, जो नहीं कर पा रहा वो हक्कल रूल को ओबे नहीं करेगा। ये पढ़ा था हमने। आज हम करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। सो फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम इथाइन। मोस्टली आपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे वो आपने किए हुए हैं अल्केन अल्काइंस के अंदर। तो अगर हम इथाइन की बात करते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स अगर मैं इथाइन के लेती हूँ, रेड हॉट आयरन ट्यूब देते हैं। हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं जब हमने पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस पढ़ी थी अल्काइंस की, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या फॉर्म होगा, एक बेंजीन रिंग फॉर्म होगी। दिस इज आवर बेंजीन। तो हमारे पास ये प्रिपरेशन का एक मेथड है, बेंजीन रिंग बनाने का एक तरीका है। सेकेंड मेथड जो हम यूज कर सकते हैं, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट क्या होता है? बेंजोइक एसिड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिकार्बोक्सिलेशन वही मेथड है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे H को हटा के रिप्लेस करके कोई मेटल लगा देती हूँ, सोडियम लगा दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम बेंजोएट। ठीक है। इसकी डिकार्बोक्सिलेशन करनी है, मतलब हमने डिकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या यूज किया था? NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर का है, सारे मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेता है और रिएक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्ट करवाने में हेल्प करता है। तो वही चीज हमारा Na2CO3 जाएगा बाहर, लाइक दिस। Na2CO3 गया बाहर, ये H जो है वो इस पोजीशन पे आके लग जाएगा, तो ये हमारे पास फिर से क्या बन गया? बेंजीन, C6H6। अगेन बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड मेथड है वो है फ्रॉम फिनोल विद जिंक डस्ट। इस मेथड को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा थर्ड मेथड, थर्ड है फ्रॉम फिनोल। फिनोल हम पढ़ चुके हैं जब हमने नेमिंग की थी कि फिनोल हमारे पास क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर जब हमारा OH ग्रुप लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। इस फिनोल में हम जिंक डस्ट डालेंगे, मतलब जिंक का थोड़ा सा पाउडर करके डालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये हीट का साइन डाला है, जिंक ऑक्साइड बनेगा और H वहीं पर रह जाएगा, तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगी? हमारी बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारा फिर से बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। सो ये थे हमारे 3 मेथड। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम अपने फोर्थ मेथड। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फ्लोरोबेंजीन। ये सारे मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम फ्लोरोबेंजीन की रिडक्शन करते हैं फोर्थ मेथड में। रिडक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन की। अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा? ये देखिए, ये बेंजीन है, इसके ऊपर क्लोरीन है। रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे रेने निकल यूज करूँ तो मेरा लो टेम्परेचर में भी काम करवाएगा। और रेने निकल होता क्या है? निकल एल्यूमिनियम अलॉय इन एक्वस NaOH। तो अब इसको ऐसे भी लिखा दे, वो ऐसे भी लिख सकते हैं निकल, या फिर ये भी लिख सकते हैं निकल एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है। अगर आप इसके हाइड्रो रिडक्शन करोगे, कितने मॉलिक्यूल्स H के यूज होते हैं? तो एक H इसके पास, एक H इसके पास, आपके पास क्या बनेगा? HCl प्लस अगेन बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये बिल्कुल चारों मेथड इतने आसान थे, आप ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो मेथड्स को। इनमें कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ये चीज आपको ना पता हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं हम अपने फिफ्थ मेथड पे। फिफ्थ मेथड थोड़ा सा यूनिक है, ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। डायजोनियम क्लोराइड, अगर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, सी बेंजीन रिंग तो हमारे पास सेम हो जाएगी जो हम यूज कर रहे हैं बेंजीन। एजो वर्ड हम कब यूज करते हैं? एजो वर्ड हम नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, आई विल से बेंजीन डायजोनियम और साथ में इसको बैलेंस कर रहा है क्लोराइड। सो दिस इज योर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है। इसके अंदर अगर हम डालते हैं H3PO2 एंड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा?
देखो नाइट्रोजन को तो जैसे मौका मिलेगा स्टेबल होने का, ये सबसे पहले स्टेबल हो जाएगा। N2 तो सबसे पहले स्टेबल होकर बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो मौका ही ढूंढ रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी मिले और मैं स्टेबल हूँ। आप अज्यूम करके देखो नाइट्रोजन इतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो फटाफट जैसे ही मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा भैया, है ना। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये H एक आएगा, क्योंकि आपको पता है क्या होता है HOH2 है ना, ये आएगा अपने इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन के साथ मिलके चला गया, एक H, एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा एंड क्या बनेगा H3PO3, और एक H जो बचा है वो फिर से इस रिंग के पास वापस, और फिर से हमारे पास हमारी कौन सी रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सा एसिड होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड क्या चीज है, जब बेंजीन के ऊपर SO3H लगता है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर आप SO3H लगा रहे हो, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर, इसमें क्या होगा आपके पास बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा एक H इसके पास, OH इसके पास, क्या बना आपके पास बनी बेंजीन रिंग और साथ में H2SO4। सेवंथ मेथड होता है आपका वर्ड्सफिटिक रिएक्शन। आप लोगों को याद होगा आपने वर्ड्स रिएक्शन करी थी, बिल्कुल वैसी ही है वर्ड्सफिटिक रिएक्शन, कोई चेंज नहीं है खास, बिल्कुल वैसी की वैसी है। इसमें भी आप 2 मॉलिक्यूल सोडियम के यूज करोगे, वैसे ही आप इसमें भी अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी, सब कुछ सेम है, बस एक चीज का फर्क है, वर्ड्स रिएक्शन में आपके दोनों अल्काइल हैलाइड्स यूज हो रहे थे, दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे आपके पास एक अराइल हैलाइड होगा और एक आपके पास अल्काइल हैलाइड, वहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप थे, यहाँ पे एक अराइल और एक अल्काइल, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही। 2NaCl आपके जाएंगे बाहर, अब ये पेन मेरा ग्रीन मार्कर मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी और ये मिल नहीं रहा था मुझे। सो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम CH3 ग्रुप लगा देंगे, दिस इज योर टॉलिन, या फिर मिथाइल बेंजीन, आप कुछ भी कह सकते हो, इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो और आप इसको टॉलिन भी कह सकते हो। क्लियर, आगे चलते हैं 8th रिएक्शन पे। 8th रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं अल्काइलेशन और एक होती है एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट में दोनों में जो हमारा रिएजेंट जो हमारा कैटलिस्ट यूज होता है वो सेम है, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मींस पाउडर सब्सटेंस है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के साथ। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सबसे पहले हम करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में आई गेस दिस इज 8th नंबर। अल्काइलेशन में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग में हम डालते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइलेशन मतलब हम कौन सा ग्रुप डालेंगे, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमारे पास होगा एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 कैसी कंडीशन में है, ये कुछ ऐसी कंडीशन में है, ये है AlCl3 विद 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके इस ऑर्बिटल में आ जाएगा, जैसे ही आएगा बाद में देखेंगे अभी हम मैकेनिज्म करके कि क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट बनता है, पर ये चीज ध्यान रखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो CH3 है वो इधर आ जाएगा, CH3। अब क्या होगा, एक H और Cl मिलकर Cl बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। इसका मैकेनिज्म है डिटेल में हमने करना अभी। एसाइलेशन सब कुछ सेम है, वही आप बेंजीन रिंग लोगे। आपको मैम ये मेथड ऑफ ऑपरेशन में तो नहीं आएगा, नहीं, ये मेथड ऑफ ऑपरेशन का पार्ट नहीं कह सकते, एक तरीके की प्रॉपर्टी कह सकते, दिस इज नॉट द मेथड ऑफ ऑपरेशन, राइट। अगर आप इसमें एसाइल ग्रुप डालोगे CH3COCl, तो आपके पास फिर से आप इसमें क्या यूज करोगे, एनहाइड्रस AlCl3। अगेन क्लोरीन वही बाहर जाएगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, और अगेन यहाँ से H निकलेगा, इस क्लोरीन को अपने पास बुलाएगा, बचेगा क्या, ये COCH3 ग्रुप, ये COCH3 ग्रुप ऐसे लग जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एसीटोफिनोल। दिस इज योर व्हाट, एसीटोफिनोल। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको 8th मेथड। देन नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, 9th मेथड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग ऑलरेडी अल्केन्स में पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा मेटल यूज करते हैं, थोड़ा रिकॉल करो।
देखिए वर्ड सेक्शन में हम लोग यूज कर रहे थे सोडियम को और ग्रिग्नार्ड रीजन में हम किसको यूज करते हैं, मैग्नीशियम को। ऐसे एक हमने एक मेटल के साथ करी थी लिथियम के साथ, उसका कोई नेम नहीं था खास। सो 9th मेथड आ गया आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। इस ग्रिग्नार्ड रीजन के केस में क्या होता है, आपके पास वही अपना कोई ग्रिग्नार्ड रीजन होगा, RMgx होता है ना ग्रिग्नार्ड, ये पूरा R ग्रुप मान लिया, ये मैग्नीशियम और ये कोई हैलोजन, तो मैं इसको लिख सकती हूँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रीजन हो गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके अंदर मैं कोई भी कंपाउंड डाल दूंगी, लेट इट बी कोई भी हैलोजन डाल सकती हूँ, कोई भी, ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड डाल देती हूँ, कोई भी। मैं यहाँ पे CH3Cl भी ले सकती थी, तो थोड़ा सा मैंने इस चीज को वास्ट किया ताकि कोई एक आपको आईपेक नेम या कॉमन नेम अगर आ जाए तो आप ऐसा कर सको, इसलिए। तो आप इसे क्या कहोगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या बना आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास बहुत इजीली बन रहा है Mg3r2, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा साथ में। आपके पास क्या बन रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन है Mg3r2, जैसे ये बाहर जाएगा ये पूरा ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, जहां से गया वहीं से आके लगेगा, मतलब इसी कार्बन से अटैचमेंट होगी इधर की तरफ, है ना। तो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर ये वाला कार्बन H और दो ग्रुप लगेंगे CH3CH3। ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, तो हम इसे कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हम इसको एक और नाम से जान सकते हैं जो है क्यूमीन, क्यूमीन भी हम इसको कह सकते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं फ्रॉम हेप्टेन। हेप्टेन या हेक्सेन से हम इसको यूज नेक्स्ट मेथड को बनाएंगे। इस हेप्टेन में और हेक्सेन में हम किसको यूज करते हैं, ज्यादातर हम किसी हैवी मेटल के ऑक्साइड को यूज करते हैं और उससे हमारी रिएक्शन होती है। तो हमारा 10th मेथड हो जाएगा फ्रॉम एन-हेप्टेन या एन-हेक्सेन, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एन का मतलब है ये स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4, ये देखो ये आपके पास एन-हेप्टेन हो गया। अगर मैं इसको 10 to 20 एटमॉस्फेयर पे रखूं, ठीक है, और किसी भी हैवी मेटल का ऑक्साइड डाल दूं, लेट इट बी ये डाल दिया, क्रोमियम का ऑक्साइड डाल दिया 773 केल्विन पे, तो ये इसको साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। 6 कार्बन की चेन हो गई और साथ में ग्रुप का ग्रुप लग जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मैं इसके अंदर फिर से 10 to 20 एटमॉस्फेयर पे रखती हूँ, फिर से इसके अंदर कोई ऑक्साइड डाल देती हूँ 773 केल्विन पे। अब ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन कैसे, सबके पास 2-2 H होंगे, है ना, सबके पास 2-2 H होंगे। ये क्या करेगा, सब में से एक H निकालेगा। मान लो एक H अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक देके जाएगा, वही वाली कहानी, बॉन्ड शिफ्ट। इधर से भी एक H गया, इधर से भी गया, एक ने बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। इधर से भी एक H जाएगा और इधर से भी एक H जाएगा, तो अपना बॉन्ड शिफ्ट करके जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अगेन टॉल्यून बन जाएगा। इस तरीके से सारे अपने बॉन्ड शिफ्ट करके जाएंगे, तो या फिर मिथाइल बेंजीन, आप कुछ भी कह सकते हो इसे। सो ये थे हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो बेंजीन है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये बर्न करते हैं विद सूटी फ्लेम। मतलब इसके अंदर बिकॉज बहुत ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है ना, इसलिए थोड़ी सी बर्निंग इनकी चमकदार होती है इधर से। सेकेंड हम जो चीज डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि हमें पता है ये बेंजीन रिंग है, और हमें ये चीज भी पता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ये बिल्कुल भी पोलर नहीं होती, ये बिल्कुल नॉन पोलर है। क्योंकि ये बॉन्ड नॉन पोलर है तो डेफिनेटली ये पानी में भी सॉल्युबल नहीं होगी, क्योंकि पानी तो हमारा पोलर कंपाउंड है। ये किसके अंदर सॉल्युबल होंगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल हो सकती है। सेकेंडली एक और चीज जो हमें इंपॉर्टेंट है वो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हमारा साइज इंक्रीज करता है हमारी बॉन्डेबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो इनके बीच में भी जैसे यही चीज होगी, जैसे जैसे इनकी चेन बड़ी होती जाएगी, या ये कह लो कि आइसोलेशन की जगह फ्यूजन होती जाएगी चेन्स की, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम शायद पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एक तरफ आपके पास पैरा आइसोमर है
और एक तरफ आपके पास ऑर्थो आइसोमर है, तो किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जरा इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, लेट इट बी आपके पास ना टॉलिन ही है, ये टॉलिन ही है। इनके ऊपर ना मैंने कोई ग्रुप लगा दिए, एक ग्रुप लगा दिया मैंने ऑर्थो पे और एक ग्रुप लगा दिया मैंने पैरा पे। आपसे पूछा जा रहा है किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, पैरा आइसोमर का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पैरा आइसोमर जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, और ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से इट फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस। वही बात जो हमने अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट में ली थी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। सी, इसको एक ट्रे की तरह कंसीडर करो, इट्स लाइक अ ट्रे, इस तरीके की ट्रे है। इसको होल्ड करने के दो तरीके हैं, एक तो मैं यहाँ से और यहाँ से, अगर मैं ऐसे होल्ड करूंगी ज्यादा बेटर होल्ड कर पाऊंगी। अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे होल्ड करूँ, मतलब दो ऐसे लगा दिए मैंने, ठीक है, मतलब ये एक ट्रे है पर इसके होल्डिंग पॉइंट ऐसे दो लगा दिए मैंने होल्ड करने के लिए, एक ही तरफ से इसको होल्ड कर रही हूँ, तो अभी तो ये चीज बहुत हल्की है ना, तो इजीली होल्ड हो रहा है, तो एक हाथ से भी होल्ड हो जाएगा। अभी आपके पास क्या है, अगर मैंने इसको इस तरीके से होल्ड किया, इस तरीके से, तो सिमेट्री ज्यादा नहीं आएगी, बट अगर मैं इसको इस तरीके से होल्ड करके किसी पॉइंट में रखूंगी तो बेटर फिट होगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो इस वजह से ज्यादा सिमेट्रिकल है और इसका ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो कंपाउंड। क्लियर, क्योंकि देखो सेम पोजीशंस थी सबकी, ऑर्थो इस पे ऑर्थो पे लगे, इस पे पैरा पे लगे, तो इस वजह से ही फर्क आया, ठीक है। और पैरा आइसोमर का हमेशा याद रखना है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि इवन अल्केन्स का ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिकल है और वो ज्यादा फिट कर लेते हैं पैटर्न क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ठीक है। तो सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज मेरा ग्रीन पेन से लिखने का बहुत मन कर रहा है बिकॉज मुझे मिला वो कॉन्टेक्ट के बाद। सो हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हमने कुछ मैकेनिज्म्स पढ़े हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, हमने किसी चीज को रखना है, एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज को वहां पे रखना है, यही होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करनी है वो है हैलोजिनेशन। उससे पहले भी हम ना एक जनरल मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं जो आपका हर जगह काम आएगा, और कोई एक क्वेश्चन पक्का आता है इस मैकेनिज्म पे, किसी भी एक मैकेनिज्म पे आ सकता है। तो हम सबसे पहला कुछ एक जनरल सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे। इलेक्ट्रोफाइल कैसे, जैसे एक इलेक्ट्रोफाइल होगा एक न्यूक्लियोफाइल, जैसे पानी का केस ले लो, इसमें क्या होगा, OH इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सिमिलरली आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल होगा एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो क्या होगा, हमने सबसे पहले एक को जनरेट कर दिया, एक तरफ मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, एक तरफ मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, अटैक करवाऊंगी इलेक्ट्रोफाइल का ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगी, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी। ये आपके पास अगर बेंजीन रिंग है इस तरीके से, यहाँ पे अगर इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो यहाँ इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा, उसको लेने के लिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने तो पहले एक बात बताई थी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से जल्दी से रिएक्शंस नहीं देते, बट बहुत मुश्किल से जाकर रिएक्शंस देते हैं। लास्ट वीडियो में यही सब बातें बोली थी मैंने। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो ये वापस भी आएगा, ठीक है। एक चीज को ध्यान देना है यहाँ पर क्या बना कि क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन चला गया, ये बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक H होगा और एक E होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, मान लो इलाके से इस कार्बन को पकड़ा दिया, इस कार्बन पे तो कमी आ गई ना, सी इस कार्बन की पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में शेयर होगा ना, इस कार्बन के पास एक H है, इसके बॉन्ड्स पूरे हो रहे 1 2 3 नहीं हो रहे ना, तो इसके ऊपर क्या आ गई, कमी। जैसे इसके ऊपर कमी आएगी ये साथ वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे। जब इससे इलेक्ट्रॉन मांगे गए तो क्या होगा, सी ध्यान से देखिएगा, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन मांगे गए क्या होगा आपके पास, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको पास कर देगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन पास कर दिए, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन पास किए, इस कार्बन के पास एक H है 1 2 3, इसके ऊपर कमी आ गई। अगेन अभी साथ वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे भाई, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये आपके पास क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, ये अपनी जगह पे रहेगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये इधर आ गया और ये H और E तो ऐसे के ऐसे थे। अब क्या होगा, इस कार्बन देखो इस पॉइंट पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसको दे दिए, इसको तो मिल गए, इस कार्बन के साथ तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड शेयर हो गया, इस कार्बन के पास क्या था,
कमी आ गई, तो ये आपकी रेजोनेंस आ रही है, इस तरीके से यहाँ पे कमी आई जा रही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन लॉस होगा, प्रोटॉन निकलेगा। कोई एक कहेगा भाई हम अपना स्टेबिलिटी को क्यों खराब करें, जब हम 6 बहुत पक्के हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल है, हम अच्छे से डिलोकलाइज हो सकते हैं, तो हम अपनी स्टेबिलिटी को किस लिए खराब करेंगे। तो वो क्या करेगा, किसी एक में से देखना, कोई भी एक, आप इसी को कंसीडर कर लो जो आपने पहले दिया था HNE, क्या होगा, प्रोटॉन को निकाल देगा, चल भाई, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंडर करेगा। जैसे निकालेगा क्या बनेगा आपके पास, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब प्रोटॉन बेचारे को निकाल के, प्रोटॉन भी बेचारा अकेला थोड़ी ना है, तो अगर कोई गया है, किसी के साथ बुरा हुआ है, तो उसको कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। तो फोर्थ स्टेप में जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाएगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। ये एक जनरल मैकेनिज्म है और इसी के बेसिस पे हमने 5 मैकेनिज्म आज डिस्कस करने हैं जो बिल्कुल सेम चलेंगे। अगर आपको जनरल मैकेनिज्म समझ आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर जनरल मैकेनिज्म समझ नहीं आया फिर आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको सारों के रट्टे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और रोट लर्निंग में आपको पता ही भूल ही जाता है आराम से। सो लेट मी चेक ये वीडियो चल रही है कि नहीं, यस काम सही चल रहा है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको कहा सबसे पहले हमने हैलोजिनेशन करनी है, एक जनरल मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हैलोजिनेशन के साथ। सबसे पहले है हमारा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग होगा, है ना, उस बेंजीन रिंग में हम क्लोरीन डालेंगे। जैसे ही हम क्लोरीन डालेंगे हम जनरली डार्क कंडीशन दे देते हैं, जैसे एनहाइड्रस AlCl3। हम लोगों ने अल्केन्स में पढ़ी थी ये सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में, बस उसका मैकेनिज्म यहाँ चल रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बेंजीन की काफी हद तक प्रॉपर्टीज अल्केन के साथ मिल रही है। और मैं ये चीज आपको प्रूव भी किया लास्ट वीडियो में कि हमारे पास अल्केन और अल्केन्स में डाउटफुल था कि किसके साथ प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टीज अल्केन्स के साथ ही शो करता है। अल्केन्स के साथ तो ये वो वाली प्रॉपर्टी शो करता है जो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन अगर आ जाए तो करता है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। तो मेन चीज हमने वही वाली सारी स्टडी करनी है। जैसे मैं इसका हैलोजिनेशन करूंगी, दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन, आपके पास क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया ना AlCl3 कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है दिखने में, विद 1 एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डालेगा एंड ऑल, वो देखते हैं हम सब क्या होता है। यहाँ पे आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, ठीक है। अब जरा देखो हुआ क्या है, हमने पढ़ा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये इसका मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं यहाँ से, सब कुछ सेम रहेगा, देखना बस मैं कुछ स्टेप्स चेंज करूंगी और कुछ खास नहीं होगा, इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्लोरीन कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बैठेगा, AlCl3 क्या करेगा, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन्स डलवाएगा। जैसे डलवाएगा ये क्या बन जाएगा, Cl पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव, इस तरीके से बनेगा। जैसे ये बनेगा आपके पास, अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। बेंजीन रिंग किसके ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो हमारे पास सारी जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन, इधर भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन। अगेन जब प्रोटॉन जाएगा वो भी कहाँ से जाएगा, क्लोरीन में से। इधर हमारे पास अब क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट बना, सारा मैकेनिज्म सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की भी बात करती हूँ लास्ट में, तो सी हमारे पास क्या था, AlCl4 नेगेटिव, अब साथ में क्या है, H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव निकल चुका है ना, H क्या करेगा, इसको क्लोरीन को कहेगा मेरे पास आ जा। तो ये क्योंकि इसको भी स्टेबिलिटी ज्यादा हो नहीं हो रही है, इसका भी, इसको हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल में बस रखने की आदत है, पर अब बेचारे के पास ज्यादा है तो ये भी निकाल देगा, HCl प्लस AlCl3 बन जाएगा हमारा। ये है हमारा पहला मैकेनिज्म हैलोजिनेशन का, जिसमें हम क्लोरीनेशन करते हैं। आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सेम चीज मतलब थोड़ा सा इसको करती हूँ, इजी है बिल्कुल। अगर मैं सेम चीज में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दूं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अभी पढ़ा हमने अल्काइलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था। सेम चीज है, अल्काइलेशन में हम कौन सा ग्रुप डालते हैं, अल्काइल ग्रुप डालते हैं, ठीक है, सब कुछ सेम। अब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, टॉलुइन बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं है। अगेन यहाँ पे आपके पास क्या था, मिथाइल क्लोराइड, इवन रिएजेंट भी सेम है, एनहाइड्रस AlCl3 ही यूज करना है। हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके AlCl4 नेगेटिव बन गया,
और इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास कौन सा बना, CH3 पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ये अटैक करेगा, हर जगह पे अब किसका अटैक होगा, CH3 का। मैं इसी को CH3 बना देती हूँ, इसका अटैक हुआ, ठीक है। यहाँ से भी क्या हुआ, लास्ट में प्रोटॉन निकला और आपके पास क्लोरीन बना। अब क्या होगा, जो प्रोटॉन निकला है वो इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा HCl + AlCl3 हो जाएगा। इसीलिए कहा था आपको जनरल मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, बस आपका रिएजेंट मेन चीज चेंज हो रही है। पहले आपने क्या लिया था, यहाँ पे क्लोरीन लिया था, अब आपने यहाँ पे क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेम चीज में अगर मैं एसाइलेशन कर दूं, अगर मैं करूं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अगर मैं एसाइलेशन कर दूं तो मुझे एसाइल ग्रुप यूज करना है। एसाइल ग्रुप में क्या होता है, CH3COCl, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ग्रुप लगेगा वो कौन सा लगेगा, COCH3, ये वाला ग्रुप लग जाएगा। इसे हमने अभी क्या नाम दिया है, एसिटोफिनोन का। ये मेरे पास क्या है, एसिटोफिनोन ही तो है। अब यहाँ पे क्या था, CH3COCl, यहाँ पे क्या बना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन CO वाले कार्बन से गए हैं तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल में क्या बनेगा, COCH3 पॉजिटिव, ठीक है। और जो अटैक करेगा मेरा रिएजेंट वो भी कौन सा अटैक करेगा, COCH3 पॉजिटिव। और हर जगह पे मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, COCH3, इधर भी क्या आएगा, COCH3, इधर भी क्या आ जाएगा मेरा, COCH3। लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी किसमें से निकलेंगे, वो तो लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन लॉस होने के बाद भी मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, एसिटोफिनोन, COCH3। अब जो मेरे पास H पॉजिटिव निकला है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, HCl AlCl3 हो जाएगा। और ये सीधा मैकेनिज्म 3 नंबर का आता है कि कोई एक मैकेनिज्म क्लियर हो। आई होप आपको 3 मैकेनिज्म हमने कर लिए। एक हमने कर लिया हैलोजिनेशन, मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कुछ भी आप कर सकते थे यहाँ पे। सेकेंडली हमने पढ़ा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, थर्डली हमने पढ़ा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। आई होप में क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आता है नाइट्रेशन, उसमें थोड़ा बहुत हमारा फर्स्ट स्टेप चेंज होगा, अदरवाइज तो वो भी नहीं होना। इन 3 में तो फर्स्ट स्टेप भी चेंज नहीं हुआ है ना, पर नेक्स्ट में इतना भी अच्छा नहीं है ये, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। सो नेक्स्ट में होगा हमारे पास चेंज थोड़ा बहुत, यहाँ पे COCH3 ग्रुप नहीं रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये भी नहीं रहेगा, लास्ट स्टेप भी चेंज हो जाएगा। यस, सो हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगे। अब देखते हैं क्या होगा, बाकी सब कुछ तो वैसे का वैसे ही। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी, कौन सा है ये, नाइट्रेशन है, दिस इज योर नाइट्रेशन, ठीक है। बेंजीन रिंग होगी, इस बेंजीन रिंग में हम क्या डाल देते हैं, HNO3 कंसंट्रेटेड, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, नाइट्रोबेंजीन, NO2 वाला बेंजीन। पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर ले, फिर उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स लिखते हैं। आपके पास क्या है, HNO3 एंड H2SO4। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस HNO3 को मैं लिख सकती हूँ OHNO2 और इसको मैं लिख सकती हूँ HHSO4, ठीक है। आपको पता है OH इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो ये OH और ये वाला H, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आराम से वाटर, बचेगा क्या, NO2 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। हमारे पास हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड, ठीक है, HSO4 नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ से वाटर भी निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास अब क्या बना है, NO2 पॉजिटिव, तो मेरा NO2 पॉजिटिव का अटैक हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही NO2 पॉजिटिव का इसके ऊपर अटैक होगा, यहाँ पे रेजोनेंस में सारी जगह क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। जब मेरा NO2 ग्रुप इधर आएगा, प्रोटॉन में से लॉस होगा, तो मेरे पास क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। आप देख सकते हो बहुत इजीली बन गया। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो प्रोटॉन जाता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, इस बाय प्रोडक्ट के साथ, HSO4 के साथ ही रिएक्ट करेगा। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्या बनेगा, H2SO4। तो मेरे पास यहाँ पे H2SO4 भी बन जाएगा। ये चीजें मैंने आपको एल्केन्स में पढ़ा दी थी कि ये कैसे ब्रेक करता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है, उसी की रिएक्शन है और कुछ नहीं है। तभी मैं कह रही थी कि ये वाला जो पार्ट है बहुत ईजी है, वो इसीलिए ईजी क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन आप कर चुके हो, बस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, कुछ भी टफ नहीं है आई गेस। बाकी आपके ऊपर, मुझे तो इजी लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन, अगेन एन इजी वन।
फर्स्ट स्टेप इसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाइट्रो ग्रुप नहीं रहेगा और कुछ और ग्रुप आएगा हमारे पास। अगर आप रिकॉल करो एल्केन्स में आपने कौन सा ग्रुप पढ़ा था, आपको आ जाएगा याद, एल्केन्स में आपने कौन सा ग्रुप पढ़ा था, सी। अब क्या है आपके पास, फिफ्थ रिएक्शन सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारे पास क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसमें हम H2SO4 डालते हैं कंसंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। इसको मैंने कहा था कंबाइन कर तो ओलियम बनता है H2S2O7। देखते क्या बनता है, मैंने जनरेट ही कर लेते हैं। H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, इसके दो मॉलिक्यूल्स हम यूज करेंगे। मैं फिर से लिख दूं HHSO4, ठीक है। या इसको मैं इस तरीके से ज्यादा बेटर लिख सकती हूँ, इसी को मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ तो भी तो एक ही बात है, OH SO3H, H2SO4 ही बन रहा है। अगेन क्या होगा, ये H एंड ये वाला OH वाटर बन के गया बाहर, HSO4 नेगेटिव गया बाहर, बचा क्या SO3H। अब मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या होगा, SO3H सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे अटैक भी कौन करेगा, सल्फोनिक एसिड। हमने रिएक्शन भी पढ़ी मेथड ऑफ ऑपरेशन में, क्या आ जाएगा SO3H SO3H SO3H, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी SO3H, यहाँ पे भी मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा SO3H। लास्ट में जो H पॉजिटिव निकला है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, NH2SO4।